students, good morning to all of you. How are you students? कैसे हो? All are fine. Today we will discuss about measures to correct deficient and excess demand. अब तक हमने स्टडी किया था meaning of excess demand, causes, consequence of excess demand, deficient demand. मतलब कि हमने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग जाना, उनके डिफरेंट कॉजेज जाने हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर उनका इफेक्ट्स क्या पड़ने वाला है, क्या क्या परिणाम आने वाले हैं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि दोनों ही प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए कि जिससे ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या ना हो, अराइज ना हो। तो जब ये दोनों प्रॉब्लम्स अराइज ना हो तो इसके लिए गवर्नमेंट और आरबीआई बैंक दोनों ही क्या करती हैं, दोनों ही ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिससे क्या हो सके, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। जो पॉलिसी बनाती है उन पॉलिसीज को ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। जो एक्सेस डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, उसको मेजर कैसे किया जाए, उसको मेजर कैसे किया जाए। तो ये थ्रू द फिस्कल पॉलिसी और थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी क्या किया जाएगा, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। थ्रू द फिस्कल पॉलिसी, थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को ही क्या किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। अब कहेंगे हाउ, कैसे। तो फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। This policy is framed by the government. इस पॉलिसी को फ्रेम कौन करती है, गवर्नमेंट फ्रेम करती है, गवर्नमेंट बनाती है। टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स को, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठाती है थ्रू द फिस्कल पॉलिसी। होती क्या है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी। हम इसको क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। जो क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या करती है, शॉर्ट आउट करती है। हम ये कह सकते हैं ये कौन सी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी होती है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ रिवेन्यूज रखती है, कुछ कैपिटल। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है। अब है कि अब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे करती है, व्हिच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड है। तो कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है टू क्रिएट सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाए, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स उसने किए, लाइक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करवा रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है, ये रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स कर दिए। सेकंड, गवर्नमेंट करती है, कहीं रोड बनवाती है, डैम बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, कैनल बनवाती है, तो जिससे लोगों को स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जिससे लोगों को क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से क्या करते हैं लोग, डिमांड करते हैं। और अगर क्या है, अभी मतलब खुद के खर्चों के थ्रू ही क्या करती है गवर्नमेंट, ये पॉलिसी होती है, कंपोनेंट है। अब इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से अब क्वेश्चन तो ये है कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों कैसे करेक्ट हो सकती हैं। देखो when the situations of excess demand, अगर इकोनॉमी में कैसी है सिचुएशन excess demand, it means लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो बहुत ज्यादा पैसा तभी तो बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को उस डिमांड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करते, रिड्यूस कर दे। गवर्नमेंट क्या करते, अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर दे, लोगों को सब्सिडी ना दे, लोगों को ऑलरेडी पेंशन ना दे, लोगों को स्कॉलरशिप ना दे, रोड, डैम, ब्रिज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। जब क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, कंजक्टेड होंगे, जब कम हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि लोगों के पास जो इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बोल सकते, इनकम लोगों की क्या होगी, कम हो गई, इनकम कम होगी तो एडी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एडी रिड्यूस होकर कहां आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप आया था, जब इन्फ्लेशन आया था वो करेक्ट हो गया। अब है
जाएगी इन डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या करें, तो जब एडी क्या है लेस देन एएस है, एडी नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो अब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं है, इनकम नहीं है, लोग तभी तो डिमांड नहीं कर रहे, लोगों के पास क्या नहीं है, इनकम नहीं है। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दे, क्या कर दे गवर्नमेंट, अगर एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दे तो हो सकता है कि क्या हो जाए, जो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट, जो क्या है लोगों की डिमांड है, वो क्या हो जाए इंक्रीज। तो जो डिफ्लेशनरी गैप आया है, जो डेफिशिएंट डिमांड आई है ड्यू टू लेस ऑफ एडी, तो वो क्या हो जाएगी, डिमांड उसकी ज्यादा हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड की, वो डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो थ्रू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे कंट्रोल कर सकती है। सेकंड इज टैक्स। गवर्नमेंट का क्या है, टैक्सेशन एक रेवेन्यू रिसिप्ट का एक मेन सोर्स है। टैक्स क्या है, उसकी रेवेन्यू का मेन सोर्स है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा, लोगों के ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। मतलब कि हम ये कहें कि जो लोगों के ऊपर टैक्स लगता है, पर्सनस के ऊपर टैक्स लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अंदर टैक्स अपना रोल कैसे प्ले करेगा, देखो अगर इन्फ्लेशन है, इट मींस लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है, सप्लाई ऑफ मनी कैसी है, ज्यादा, लोगों की सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों की अच्छी है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो उन लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाए, इसलिए मोर टैक्स, लिव्ड ऑन हैवी टैक्स, क्या लगा दे, लिव्ड ऑन हैवी, लिव्ड हैवी टैक्स ऑन इनकम, इनकम के ऊपर हैवी टैक्स लगा दे, तो जिससे लोगों की क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और एडी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो गई। अगर क्या है, मार्केट में डिफ्लेशन आया हुआ है, डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों की, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या नहीं है, इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट, टैक्स में छूट दे दे, कम से कम टैक्स लगाए, इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर दे, जिससे गुड्स और सर्विस के प्राइसेस भी कम होंगे, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, जो डेफिशिएंट डिमांड है उसकी प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जब क्या है, इन्फ्लेशन है तो एक्सपेंडिचर्स क्या कर दे, रिड्यूस, डिफ्लेशन है तो इंक्रीज। टैक्स अगर इन्फ्लेशन है तो क्या कर दे, टैक्स को इंक्रीज कर दे, अगर इन्फ्लेशन है, सॉरी डिफ्लेशन के अंदर क्या कर दे, टैक्स डिक्रीज कर दे, और इन्फ्लेशन तो टैक्स क्या कर दे, राइज कर दे। अब है पब्लिक बोरोइंग्स, क्या है, पब्लिक बोरोइंग्स। अगर इन्फ्लेशन है, इट मींस लोगों के पास क्या है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा, लोगों के पास मनी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करे, लोगों से उधार लेना स्टार्ट कर दे, लोगों से उधार लेना स्टार्ट कर दे। जब उधार लेगी तो लोगों का पैसा डायरेक्टली किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, परचेजिंग पावर क्या होगी, लोगों की कम होगी, रिड्यूस हो गई, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। यदि उसे लगता है डिफ्लेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या करे, लोगों को पैसा देना, उधार देना स्टार्ट कर दे, लोगों को उधार देना स्टार्ट कर दे, तो जो डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। इन्फ्लेशन के टाइम लोगों से मनी बोरो करे, अगर डिफ्लेशन है तो क्या करे, खुद मनी लैंड करे। अब है कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरोइंग्स लेकर भी वो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही प्रॉब्लम्स को क्या कर सकती है, शॉर्ट आउट कर सकती है। जैसे कि हमने देखा आरबीआई के जो फंक्शंस किए थे, तो आरबीआई क्या था, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंक जो बैंक है, आरबीआई बैंक वो गवर्नमेंट का भी बैंक है, तो इसके थ्रू डेफिशिएंट डिमांड और जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल कैसे होगी। देखो अगर एक्सेस डिमांड है, उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या करे, आरबीआई बैंक से मनी उधार ना ले और ना ही लोगों को दे, इन्फ्लेशन है तो। अगर क्या है, डिफ्लेशन है, तो क्या करे, आरबीआई से उधार ले, मनी ले वहां से, और आरबीआई को क्या करे कि ये ऑर्डर दे कि आप क्या कीजिए, न्यू करेंसी प्रिंट कीजिए, जिससे लोगों के पास क्या जाएगी, मनी जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी क्या की जा सके, इंक्रीज। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड थ्रू द फिस्कल पॉलिसी क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। तो ये थी फिस्कल पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसमें चार ही कंपोनेंट्स हैं, मेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, टैक्स, पब्लिक बोरोइंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द आरबीआई, इसको फ्रेम कौन करती है, आरबीआई फ्रेम करती है। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी
पॉलिसी। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। दिस पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द आरबीआई। इस पॉलिसी को कौन बनाती है? आरबीआई। कौन बनाती है? आरबीआई। अब ये रोल गवर्नमेंट ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, अब साथ साथ आरबीआई बैंक भी क्या करेगी? अपना रोल प्ले करेगी, जिससे इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो, क्योंकि आरबीआई बैंक एज आरबीआई बैंक प्ले अ रोल ऑफ एडवाइजरी, प्ले अ रोल ऑफ एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के रूप में क्या करती है? रोल प्ले करती है आरबीआई। अब आरबीआई भी खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स करती है जिससे कि इकोनॉमी में ना तो एक्सेस डिमांड रहे और ना ही डेफिशिएंट डिमांड रहे। तो क्या करना पड़ेगा उसे? देखो, आरबीआई बैंक मॉनेटरी पॉलिसी आपने आरबीआई बैंक के अंदर पढ़ा होगा, जब वहां पर क्या थे? मेजरमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव थे। भैया आरबीआई के आपने फंक्शंस पढ़े थे, जहां क्या थे? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स थे और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स थे। तो वही सारे मेजरमेंट आरबीआई बैंक के क्या कहलाएंगे? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएंगे। वही सेम, वही हमें यहाँ पर स्टडी करना है, सिर्फ स्टडी करना है। बस वहां क्या था? वहां क्रेडिट को हमने कंट्रोल किया, और यहाँ हम क्या करने वाले हैं? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने वाले हैं। और वो जो रेट थी, रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, या हम कहेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दोनों के थ्रू ही वो क्या करेगी? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को ही कंट्रोल करेगी। जैसे कि फर्स्ट है बैंक रेट एंड रेपो रेट। क्या है? बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट? सभी जानते हैं बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच आरबीआई क्या करती है? लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक, लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स। जब आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है, क्या करने के लिए? कॉमर्शियल बैंक की लॉन्ग टर्म्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो क्या कहलाती है? बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है? व्हेन आरबीआई लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर मीट शॉर्ट टर्म नीड्स। तो दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि बैंक रेट किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और रेपो रेट किसके लिए होती है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब इस रेट के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड कैसे कंट्रोल होगा? अगर मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आया हुआ है, लोगों के पास बहुत पैसा है, इट मींस कि लोग ज्यादा क्या ले रहे हैं? उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। लोन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, वो कैसे उनके लिए रीजनेबल है। जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कैसा है? रीजनेबल है। तो उस रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में रीजनेबल लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं। तो वो लोन ना ले, उसके लिए क्या करना चाहिए आरबीआई को? अब अपने बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को इंक्रीज कर देना है। दोनों को क्या कर देना है? इंक्रीज। इफ बैंक रेट इंक्रीज द बैंक रेट एंड रेपो रेट प्रेशर द इंक्रीज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंक्रीज द प्रेशराइज करेगा किसको? इंक्रीज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इट मींस रिड्यूसिंग, इट लीड्स टू रिड्यूसिंग द लेंडिंग मनी बाय द बोरोवर। बोरोड की जो लेंडिंग मनी है वो भी क्या हो जाएगी? सॉरी, बोरोइंग मनी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। लोग कम से कम उधार लेंगे, और कम से कम उधार लेंगे तो कम से कम डिमांड करेंगे। तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। ऐसे डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो भी क्या हो गई? हमारी शॉर्ट आउट हो गई। क्लियर हो गया ये यहाँ पर? फिर है रेपो। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, क्या है? डेफिशिएंट डिमांड है कि लोग डिमांड नहीं कर रहे, डिफ्लेशनरी गैप है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इट मींस लोगों के पास पैसा नहीं है, अब लोगों के पास पैसा पहुंचाना है, तो क्या करना होगा? अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो शायद लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, एडी इंक्रीज होगी, और एडी इंक्रीज होकर कहां तक पहुंचेगी? वो पहुंचेगी कहां तक? इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचेगी। कौन सा इक्विलिब्रियम? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तक। तो क्या करें कि इस सिचुएशन में बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। दोनों को ही क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। तो क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन है तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, अगर डिफ्लेशन है तो दोनों क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। अब है रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट का जस्ट रिवर्स होता है। रेपो रेट में आरबीआई ने मनी लैंड की थी कॉमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट में कौन करेगी? कॉमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस मनी विद आरबीआई, इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को डर होता है कि अगर पब्लिक को पैसा दिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस मिले,
ये टाइम पर वापस मिल जाए, बट आरबीआई को पैसा दिया वो टाइम पर ही मिलने वाला है। तो जितना सरप्लस होता है कॉमर्शियल बैंक के पास वो क्या करती है, आरबीआई के पास रख देती है एज अ रिजर्व, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो रखती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा है, तो उन्हें और मनी देने की जरूरत नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जितना सरप्लस है कॉमर्शियल बैंक के पास तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास रखेगी। अब आरबीआई के पास कब रखेगी, आरबीआई को पता है कि इन्फ्लेशन आ रखा है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो क्यों ना कॉमर्शियल बैंक को फोर्स किया जाए कि मैं आपको क्या दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा। तो वो क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। रिवर्स रेपो रेट जब इंक्रीज होगा, कॉमर्शियल बैंक तो फायदे के लिए एस्टेब्लिश हुई है, तो कहां जमा कराएगी, वो आरबीआई के पास जमा कराएगी, पब्लिक को कम से कम लोन देगी। वही अगर डिफ्लेशन है तो अपना जो सरप्लस मनी है वो आरबीआई को नहीं देगी, आरबीआई बस जमा तो आरबीआई के पास ही कराती है क्योंकि वो बेनिफिट मिलने वाला, बट आरबीआई क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट बहुत डाउन है तो वहां से इतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला जितना पब्लिक से मिलेगा, तो क्या करेगी वो डिफ्लेशन के टाइम में पब्लिक को पैसा देगी। तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो गई। अगर इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को वो राइज कर देती है आरबीआई, अगर डिफ्लेशन है तो क्या कर देती है, रिवर्स रेपो रेट को वो फॉलो कर देती है। क्लियर। अब है परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई बैंक का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करती है, बाइंग और सेलिंग का काम करती है। इसका बाइंग और सेलिंग का काम करती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, इट मींस लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या करना चाहिए, आरबीआई सोचती है लोगों के पास पैसा है, इस सप्लाई ऑफ मनी को अपने पास कैसे लिया जाए। तो क्या करती है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है लोगों को सेल करना स्टार्ट कर देती है। जब सेल करेगी तो वो लोग परचेज करेंगे तो लोगों की जो सप्लाई ऑफ मनी जिससे वो क्या कर रहे थे, मनी से डिमांड कर रहे थे, वो मनी कहां चली जाएगी, अब आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने क्या कर लिया, मनी को शॉप कर लिया, मतलब उसको अपने साइड खींच लिया। वहीं अगर क्या है, डिफ्लेशन है, तो सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देती है, पब्लिक से सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ऐसे कंट्रोल कर लेगी। अब है सीआरआर। तो सब फर्स्टली सीआरआर का मीनिंग है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द रिजर्व या कैश रिजर्व रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट which is kept by the commercial bank with RBI is called CRR। जो डिमांड डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज है जो आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखती है उसे सीआरआर कहते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे इसका ये रोल प्ले करता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सीआरआर विल बी राइज, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सीआरआर विल बी राइज और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सीआरआर विल बी फॉल। इन्फ्लेशन होगा तो सीआरआर राइज होता है क्योंकि आरबीआई बैंक कहती है कि मेरे पास रखोगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलेगा, तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेगी, आरबीआई के पास रखेगी। ठीक है। अगर क्या है डिफ्लेशन है तो सीआरआर की रेट ऑलरेडी कम हो जाती है, तो कम अपने पास रखकर गवर्नमेंट मतलब आरबीआई के पास ना देकर वो किसको देती है, फिर किसको उधार दे देती है, पब्लिक को उधार दे देती है। एसएलआर। एसएलआर क्या है, SLR भी सेम है, परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट व्हिच इज केप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक विद इटसेल्फ, जिसे वो खुद अपने पास रखती है उसको हम बोलते हैं SLR। तो SLR की सिचुएशन में भी सेम होता है, इन्फ्लेशन है तो SLR बढ़ा देगी आरबीआई, कहेगी कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपने पास SLR ज्यादा रखिए और पब्लिक को लोन कम से कम दीजिए क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन आया हुआ है। अगर क्या है डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मंदी आई हुई है, तो कहते हैं अपने पास एसएलआर कम से कम रखिए और लोगों को उधार ज्यादा से ज्यादा दीजिए, लोगों को लोन दीजिए। तो एसएलआर भी कौन कंट्रोल करती है, आरबीआई। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हमारे चल गए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड लोन ऑफर्ड बाय बैंक। जो बैंक ने हमें लोन ऑफर किया है उसके बदले हमने जो सिक्योरिटी जमा करवाई है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। अगर इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो क्या करना है, लोगों को उधार नहीं देना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दीजिए, कह दीजिए अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो 18 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, तो लोग अपने आप लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो डिमांड कम कंट्रोल हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल। यदि क्या है डिफ्लेशन है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए।
कैसे, अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 12 लाख की सिक्योरिटीज ही कैसे इनफ है। ध्यान रखना, सिक्योरिटीज हम जो सिक्योरिटीज की अमाउंट है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, लोन के अमाउंट से ज्यादा होती है। तो क्या हुआ यहाँ पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया, डिफ्लेशन सिचुएशन में इसको रिड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट है मोरल प्रेशर्स। इन्फ्लेशन है उस कंडीशन में आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करती है कि आपको किस किस सेक्टर को लोन देना है, किसे नहीं देना है। डिफ्लेशन है उस सिचुएशन में इसको मोरल प्रेशर्स है, इसको क्या कर देती है, थोड़ा सा गाइडलाइंस होती हैं, इनको फ्री कर देती है कि आपको जहां उचित लगे आप वहां पर लोन दे सकते हो। क्रेडिट राशनिंग, जहां पर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जहां कुछ एरिया फिक्स कर दिए जाते हैं, जो सेक्टर्स फिक्स कर दिए जाते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन है तो जो राशनिंग की जो रेट है वो क्या कर दी जाती है, इन्फ्लेशन के टाइम में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। कि पहले अगर बिजनेस के लिए 5 लाख का लोन ले सकते थे, आज क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, कह दिया, आरबीआई बैंक ने कह दिया केवल आपको 2 लाख तक का लोन मिलेगा। तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। डिफ्लेशन है तो राशनिंग रेट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इस तरह से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द फिस्कल पॉलिसी, थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर हो गया। हमेशा ही 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, और आएगा कैसे कि व्हाट इज द रोल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। मतलब इसमें से कोई भी एक रोल आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होने के बाद एक्सेस डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और उससे पहले किस चीज के बारे में पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर हो गया। और आज ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा अभी हमारी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं रिवीजन्स की, तो आपको अपनी तैयारी प्रॉपर रखनी है, ठीक है।